फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम सीटेट पेपर 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं। एसएसटी में हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज हम ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम जानेंगे, जो कि हमारे जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखिए कि क्या है, वेद 4 हैं। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कौन कौन से वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है और इसकी रचना कब की गई थी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसकी रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के की गई थी। ठीक है, और ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा, यानी कि 1000 ये एग्जैक्ट है, 1028 प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। अब सूक्त का क्या अर्थ है? सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, सूक्त का क्या अर्थ होता है? अच्छी तरह से बोला गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि सूक्त का क्या अर्थ होता है। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। और इन सूक्तों की रचना क्यों की गई थी? तो इन सूक्तियों की रचना, ये जो सूक्त है, ये जो प्रार्थनाएं हैं, इनकी रचना देवी देवताओं की स्तुति के लिए की गई थी। ठीक है, देवी देवताओं से प्रार्थना करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए सूक्तों की रचना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। ठीक है, किसने की? ऋषियों ने की। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, ऋग्वेद की भाषा। तो ऋग्वेद की भाषा क्या है? वैदिक संस्कृत। ठीक है, ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत थी। जो आज आप संस्कृत पढ़ते हैं, ये संस्कृत उससे डिफरेंट था। ठीक है, अलग था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऋग्वैदिक काल में सभी नदियों की पूजा देवियों के रूप में की जाती थी। जो नदियां होती थी ऋग्वैदिक पीरियड में, उस समय में जो नदियां होती थी, उनकी जो पूजा है वो देवियों के रूप में की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नदियों की तुलना गायों व घोड़ों से भी की जाती थी। जो नदियां हैं उनकी तुलना गाय और घोड़ों से भी की जाती थी। ठीक है, देवियों के रूप में एक तो उनकी पूजा की जाती थी। ठीक है, एक आपको क्लास 6 की हिस्ट्री में फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में वाल्मीकि जी का एक छोटा सा संवाद है, उसमें आप लोग देखिएगा अगर आपके पास बुक होगी, कि उसमें जो वाल्मीकि है वो जो नदी है उसको हे बहन करके संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ऋग्वैदिक काल में जो नदियां थी उनकी पूजा देवियों के रूप में की जाती थी और नदियों की तुलना गायों और घोड़ों से भी की जाती थी। ठीक है, हाँ, तो देखिए ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु व उसकी सहायक नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कौन कौन सी नदियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में? सरस्वती, सिंधु व उसकी जो सहायक नदियां हैं, जो ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। ठीक है, ये सब आपको पता होगा कि ये सब जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो इनका उल्लेख जो है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गंगा और यमुना। ठीक है, गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऋग्वैदिक प्रार्थनाएं की जाती थी। अब जो ऋग्वैदिक प्रार्थनाएं थी, जो देवी देवताओं की स्तुति की जाती थी, वो क्यों की जाती थी? तो वो की जाती थी मवेशियों के लिए, पुत्रों के लिए और घोड़ों के लिए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस काल में युद्ध किया जाता था। अब देखिए, लड़ाई तो हमेशा ही होती रहती है ना, चाहे वो कोई भी काल हो। तो उस जो ऋग्वैदिक पीरियड है, उस समय युद्ध का मुख्य कारण क्या होता था? तो युद्ध का मुख्य कारण होता था मवेशियों के लिए, जानवरों के लिए। ठीक है, गाय बहुत इंपॉर्टेंट होता था उस समय। ठीक है, तो मवेशियों के लिए होता था, चारागाह के लिए, जो उपजाऊ भूमि होती है उसके लिए। ठीक है, पानी के जो स्रोत होते हैं, नदी, तालाब, कुएं आदि, इन सभी के लिए लड़ाइयां होती थी।
और जो लोग होते थे तो लोगों को दास बनाने के लिए, ठीक है, लोगों को, ये लोग जब युद्ध किया करते थे तो जब जीतते थे तो लोगों को अपने साथ दास बना करके ले जाते थे, और जिनको वो दास बनाते थे, ठीक है, तो जो जीतने वाला होता था, जो इनका स्वामी होता था, वो इस पर अपना पूरा अधिकार मानता था, ठीक है। ये इसे अपने मतलब दास को जो होता था, दास को वो लोग अपनी फुल प्रॉपर्टी समझते थे, और दास को वो जिस तरीके से चाहे वो यूज कर सकते थे, ठीक है, ऐसी प्रथा थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस काल में कर प्रणाली नहीं थी, ठीक है, टैक्स सिस्टम जो है वो इस काल में नहीं थी, ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड में टैक्स जो प्रणाली है, टैक्स सिस्टम, वो नहीं था। ओके, देखिए इस काल में यानी कि ऋग्वैदिक पीरियड में स्थायी सेना नहीं थी, ठीक है, तथा अधिकांशतः पुरुष ही युद्धों में भाग लिया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऋग्वैदिक कालीन राजा महलों में नहीं रहते थे, राजा न होकर एक तरह से सरदार थे, ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि ऋग्वैदिक टाइम में, ऋग्वैदिक पीरियड में जो ये राजा वाला सिस्टम ही नहीं था, जो पीपल्स थे, जो लोग थे, वो छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे, ठीक है, तो कबीलों के जो हेड होते थे, ठीक है, वो सरदार कहलाते थे, जो कि सभी को क्या करते थे, लीड किया करते थे, ठीक है, सबके सुरक्षा का भार सब कुछ इन्हीं सरदार के ऊपर होता था। इस काल में अनुवांशिक उत्तराधिकार अपने आप नहीं मिलता था, सभा चुनाव करती थी, यानी कि अब ऐसा नहीं था जो कि बाद में होने लगा, जो सिस्टम कि सरदार मरा तो उसका जो बेटा है वही जो है सरदार, नेक्स्ट सरदार बनेगा, ठीक है, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था। जो सभा होती थी वो चुनाव किया करती थी, सभा में जो लोग होते थे, जो बुजुर्ग लोग होते थे, श्रेष्ठ लोग होते थे, वे सभी लोग मिल करके अपने सरदार का चुनाव करते थे, और सरदार किसे चुनते थे, वे लोग ऐसे व्यक्ति को जो कि सब कुछ करने में समर्थ हो, ठीक है, उनकी रक्षा करने में, युद्ध करने में, क्योंकि युद्ध में आपको पता है कि युद्ध क्यों किया जाता था, मवेशियों के लिए, चारागाह के लिए, है ना, उपजाऊ भूमि के लिए, तो इन सब चीजों को पाने में जो व्यक्ति समर्थ हो, उनकी रक्षा करने में जो व्यक्ति समर्थ हो, उसे ही लोग अपना सरदार चुनते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, परिवहन के मुख्य साधन रथ व गाड़ी थे, ठीक है, परिवहन के जो साधन थे, मुख्य साधन, वो क्या थे, रथ और गाड़ी, ठीक है, और इसलिए यहाँ पर रथ जो है, इसको जो घोड़ा होता था वो ऋग्वैदिक पीरियड में इसीलिए उसका बहुत इंपॉर्टेंस था, क्योंकि युद्ध के समय में रथ को जो घोड़ा होता था वो खींचता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जन पूरे समुदाय के लिए प्रयुक्त शब्द था, ठीक है, जन जो एक वर्ड है, ये पूरे समुदाय के लिए प्रयुक्त एक शब्द था, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था, ठीक है। कुछ राजा जन के द्वारा चुने जाते थे, कुछ जो राजा होते थे ऋग्वैदिक पीरियड में वो जन के द्वारा चुने जाते थे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ऋग्वेद की वह पांडुलिपि जिसको पहली बार छापने के लिए प्रयोग किया गया, भुर्ज के वृक्ष की छाल पर लिखी गई थी, यानी कि बार्क ट्री, ठीक है। इसी पांडुलिपि के आधार पर 150 वर्ष पूर्व इसका अंग्रेजी में अनुवाद तैयार हुआ, ठीक है, और ये कहां से प्राप्त हुआ था, ये कश्मीर में पाई गई थी, ठीक है। ये जो है, जो पहली जो पांडुलिपि, जो ऋग्वेद की पांडुलिपि प्राप्त हुई थी, जिसे छापने के लिए पहली बार प्रयोग किया गया, वे कहां से मिली थी, वो कश्मीर से मिली थी। और इस समय वर्तमान में जो यह पांडुलिपि है, ये कहाँ है, यह महाराष्ट्र के एक लाइब्रेरी में है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद में जो टीचिंग थी, ठीक है, उसका मेथड क्या था, तो उसका मेथड क्या होता था, जो टीचर्स होते थे, यानी जो गुरु और शिष्य है, गुरु अपने शिष्य को सब चीज बोल करके बताता था, और जो शिष्य होते थे उसे सुनते थे, और उनके शब्दों को, उनके जो भी वो पढ़ाते थे, जो ज्ञान देते थे, उनको वो पूरा ग्रहण करते थे, और पूरी सुन सुन के हर चीज को वो याद कर लेते थे, ठीक है। लिखने की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड में लिखने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इसी तरीके से जो ज्ञान है, ठीक है, जो अध्ययन है, वो इसी तरीके से होता था, जो टीचिंग है वो इसी तरीके से होता था। गुरु जो होते थे वो अपने शिष्य को सारी चीजें बोल के सिखाते थे,
और जो शिष्य होते थे यानी कि जो स्टूडेंट्स होते थे वो सभी चीजों को, अपने गुरु के बोले हुए सभी चीजों को बहुत ध्यान से सुनते थे और उसको ग्रहण करते थे और सुन सुन के पूरी चीजें सीख जाते थे। और इसी तरीके से जनरेशन टू जनरेशन वो जो है इस तरीके से अपने नॉलेज को पास किया करते थे। बाद में जो ऋग्वेद में बाद में क्या हुआ कि जो भुर्ज है, भुर्ज के जो वृक्ष है यानी कि जो बाग ट्री है उसकी छाल पर जो है लिखा जाने लगा, पांडुलिपि तैयार की जाने लगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दस्यु। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन दास और दस्यु वाला क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो दस्यु और दास दोनों डिफरेंट है, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दस्यु कौन थे? दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, ठीक है, तथा दूसरी भाषाएं बोलते थे। जबकि दास कौन होते थे? दास अभी आपने पढ़ा कि दास युद्ध में बंदी बनाए गए पुरुष व स्त्री होते थे। ठीक है, युद्ध में जिनको जीत करके बंदी बनाया जाता था, वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, और उन दासों पर उनके मालिक का पूरा हक होता था और वो जो चाहे उससे काम करा सकते थे। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारा जो ऋग्वैदिक पीरियड का जो भी चीजें, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इतने ही, ये पूरे सीटेट जो एनसीईआरटी की आपकी क्लास 6 की जो बुक है उसी से तैयार की गई है। ठीक है, उसका निचोड़ है। ठीक है, आप एक तरह से समझिए जो एनसीईआरटी का जो बुक है क्लास 6 का, उसका ये फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में ऋग्वैदिक पीरियड के लिए है, उसका ये निचोड़ है, सारांश है, जो कि आपको एग्जाम में उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ये हमने आज ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप सभी जान ही गए होंगे कि हमारा जो सीटेट है उसका न्यू एग्जाम डेट रिलीज कर दिया गया है, और वो कब होने वाला है? वो होगा 31 जनवरी 2021 को। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास लगभग 2 महीने का टाइम है अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो एकदम जम के अपने एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए अभी से। ठीक है, और जो चीजें आपको बताई जा रही हैं उनको आप ध्यान से सुनिए, जैसे कि पहले होता था, है ना, गुरु बोलते थे और शिष्य सुनते थे और सुन करके उसको लर्न कर लेते थे पूरे अच्छी तरीके से और फिर उसे भूलते नहीं थे। तो आप लोग को भी अच्छी तरीके से सब चीजों को लर्न कर लेना है, क्योंकि कोई भी जो क्वेश्चन है, जो भी मैं आपको बताऊंगी वो सब एनसीईआरटी से ही बताऊंगी, और एनसीईआरटी से बाहर कभी भी सीटेट में कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। मेरा वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स आपको पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।